हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक गोल ज्योतिर्गणित का पेपर है 2025 का। और ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एमए ज्योतिर्विज्ञान फोर्थ सेमेस्टर 2025 का पेपर है। 3 घंटे का समय, 70 मार्क्स। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। टोटल 10 क्वेश्चन है। तो ये है पेपर। इसमें 1 से 5 तक हम पहले बता चुके हैं, इसलिए फर्स्ट पेज को नहीं एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। सप्त वायु स्कंदों में प्रभाव वायु के बारे में बताना है। इन चीजों पे प्रकाश डालना। अधिमास अवमदिन, जिसे 6 दिन कहते हैं, सौर मास या का सावनात्मक मान, चांद्रमास का सावनात्मक मान, मध्यम भूपरिधि। और स्पष्ट करना है कुछ शब्द हैं जैसे द्रववृत्त, विक्षेप, क्रांति, अक्षांश। और 10वां क्वेश्चन है सूर्य और चंद्र ग्रहण में स्पर्श और मोक्ष की दिशा का सोपपत्तिक अर्थात साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो छठवां, ये सेकंड पार्ट जो प्रश्न पत्र का है, इसमें हम छठवां प्रश्न जो ले रहे हैं, सप्त वायु स्कंदों में प्रवाह वायु स्कंद को स्पष्ट करते हुए ग्रहों की पूर्वाभिमुख गति के कारण का उल्लेख कीजिए। 14 नंबर का प्रश्न है। उत्तर: भारतीय ज्योतिष भास्कराचार्य द्वितीय विरचित सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय अर्थात भुवन कोश और पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष में ग्रहों और नक्षत्रों की गतियों को नियंत्रित करने के लिए 7 वायु स्कंधों अर्थात परतों की व्यवस्था मानी गई है। अब ये कौन कौन सी हैं? भूमि के ऊपर 7 प्रकार की वायु की परत, पृथ्वी के ऊपर क्रमशः 7 प्रकार की वायु की परतें एक के ऊपर एक हैं। इनके क्रम से नाम है भूवायु, प्रवाह, उद्वाह, संवाह, सुवाह, परिवाह। और सबसे ऊपर 7वें नंबर की है परावाह। ये 7 प्रकार की वायु एक के ऊपर एक विचरण करती हैं। आप इस डायग्राम में देखें तो पृथ्वी के धरातल से जो छूती हुई और 12 योजन तक जो है, पृथ्वी के धरातल से 12 योजन तक अर्थात बादलों तक जो है वो है भूवायु। फिर उसके ऊपर जो है प्रवाह, जो कि पश्चिमाभिमुख है और इसी में सारे ग्रह होते हैं। फिर उसके ऊपर उदा, संवाह, शुवा, परिवाह, परावाह। और उसके बाद अनंत अंतरिक्ष है। फिर उसके पास ऊपर वायु की परतें नहीं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि भूमि के बाहर चारों ओर 12 योजन दूरी तक भूवायु का गोल है, जिसमें बादल, विद्युत अर्थात ये जो बिजली चमकती है आदि भी सब इसी में घटनाएं होती हैं। इस भूवायु गोल के ऊपर सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे प्रवाह वायु का गोल है। इस भूवायु के ऊपर प्रवाह अर्थात सेकंड नंबर की जो लेयर है वायु की, वह है प्रवाह वायु का गोल है, जो पश्चिमाभिमुख होकर पृथ्वी के चारों ओर नित्य संचारित होती रहती है। इसी के बारे में हमेशा डिटेल पूछा जाता है, क्योंकि सारे ग्रह इसी में आते हैं, प्रवाह में सारे ग्रह आते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो पृथ्वी के चारों ओर नित्य संचारित होती रहती है। इसकी गति मध्यम गति मानी जा गई है, अर्थात इसकी गति नियत, मध्यम का मतलब नियत रहती है, तथा सदा पश्चिमाभिमुख रहती है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। भपंजर में नक्षत्र तथा अपनी अपनी कक्षा क्रम में सप्तग्रह, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। बज्जर में नक्षत्र व अपनी अपनी कक्षा क्रम में सप्तग्रह ऊर्ध्व क्रम में समाहित होकर प्रवाह वायु के द्वारा भ्रमण करते रहते हैं। नक्षत्रों की स्वयं की गति कोई नहीं होती है, वे सदा स्थिर रहते हैं, जबकि ग्रहादि पश्चिमाभिमुख प्रवाह वायु वश निरंतर स्वकक्षा में पूर्वाभिमुख भ्रमणशील रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो प्रवाह वायु है वह पश्चिमाभिमुख है, जबकि ग्रह पूर्वाभिमुख है। तो वो हवा के डायरेक्शन में ग्रह क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके मतलब ग्रहों का अपना मोशन है। हालांकि ये हवा भी, वायु जो है, प्रवाह वायु, उनके मोशन को अपोज करती है, पर फिर भी वो पूर्वाभिमुख भ्रमणशील रहते हैं। और इसके कारण क्या है? ग्रहों की पूर्वाभिमुख गति के एक कारण, यदि प्रवाह वायु सभी आकाशीय पिंडों को जबरन अपने साथ पश्चिम की ओर खींचती है, फिर भी ग्रहों की अपनी एक वास्तविक और स्वाभाविक गति होती है, जो पूर्वाभिमुख अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वाभाविक मंद गति। सभी ग्रह अपनी कक्षा या ऑर्बिट में स्वाभाविक रूप से पश्चिम से पूर्व मार्ग पर चलते हैं। पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर रोटेशन पश्चिम से पूर्व अर्थात
पूर्वाभिमुख है, अतः इसके ऊपर उपस्थित वायु सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार पश्चिमाभिमुख नजर आती है, जबकि सभी ग्रह पृथ्वी की तरह ही पूर्वाभिमुख होते हैं। तो देखिए, एक चीज बहुत सिंपल है, क्योंकि जो हवा है वो पृथ्वी से कोई चिपकी तो है नहीं। अगर पृथ्वी रोटेट हो रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, दैट इज पूर्वाभिमुख है, तो उसके ऊपर स्थित हवा पश्चिमाभिमुख नजर आएगी। जबकि बाकी ग्रह भी पृथ्वी की ही तरह पूर्वाभिमुख होते हैं। यह एक कारण, सभी ग्रहों की अपनी स्वाभाविक मंद गति पूर्वाभिमुख होती है। दूसरा पॉइंट, प्रवाह वायु से संघर्ष। प्रवाह वायु का पश्चिम की ओर का वेग बहुत तीव्र होता है। ग्रह इस शक्तिशाली विपरीत हवा को पूरी तरह काट नहीं पाते हैं। अतः इसका मतलब यह होता है कि ग्रह पूर्वाभिमुख तो चलते हैं, लेकिन उनके जो वेग है पूर्व की तरफ चलने का, वो थोड़ा इस हवा के कारण कम जरूर हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, तीसरे पॉइंट में पीछे छूटना, जिसे हम लंबन कहते हैं। ऐसा लगता है कि वो ग्रह लंबे अर्थात डिले हो रहे हैं, थोड़ा सा कम स्पीड से चल रहे हैं। उनकी स्पीड तो नजर आ रही काफी, पर उतनी डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि लंबन हो रहा है, पीछे की तरफ उनको कोई चीज खींच रहा है, वो है प्रवाह वायु। एक्सप्लेनेशन क्या है, चूंकि प्रवाह वायु ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से पश्चिम की ओर बढ़ती है, इसलिए ग्रह हर दिन अपने मूल स्थान से थोड़ा पीछे यानी पूर्व की ओर छूटे हुए प्रतीत होते हैं। इसे ही ज्योतिष में ग्रहों की वास्तविक पूर्वाभिमुख गति या मार्गी गति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर इसे देख सकते हैं। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे कोई नदी तीव्र वेग से पश्चिम की ओर बह रही हो और एक तैराक पूर्व की ओर जाने का प्रयास कर रहा हो। नदी के बहाव के कारण तैराक जाएगा तो पश्चिम की ओर ही, लेकिन अपनी व्यक्तिगत ताकत के कारण वह शांत तैरने वाली वस्तुओं की तुलना में धीरे धीरे पूर्व की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो कोशिश कर रहा पूर्व की ओर। माना कि नदी का वेग ज्यादा है तो वो पश्चिम की तरफ अल्टीमेटली उसे ले जाएगी, लेकिन अन्य स्थिर वस्तुओं के तुलना में वो व्यक्ति जरूर पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो पूर्व की तरफ कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर। इससे पता चलता है कि ग्रह भी एक्चुअली में प्रवाह वायु के कारण पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ग्रहों की अपनी गति होने के कारण हम स्थिर होते हुए ये देखते हैं कि ग्रह पूर्व की ओर जा रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पर प्रकाश डालिए। अधिमास अवमदन, सौरमास का सावनात्मक मान, चांद्रमास का सावनात्मक मान। तो पहला पार्ट लेते हैं, अधिमास। इसको हम मलमास भी कहते हैं, इसे हम असंक्रांति मास भी कहते हैं, और इसका श्लोक बहुत फेमस है। वो श्लोक ही सब कुछ बता देता है। असंक्रांति मासो अधिमासा, अर्थात जिस मास में कोई सूर्य की संक्रांति ना हो, उस मास को ही हम अधिमास कहते हैं। तो सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चांद्र मास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी को अधिक मास या अधिमास कहते हैं। पूर्व के राज्यों में इसे मलमास भी कहते हैं, और पश्चिम के राज्यों में इसे लौंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई नाम से जनमानस में फेमस है। अधिमास कहते हैं, मलमास कहते हैं, असंक्रांति मास कहते हैं, लौंद कहते हैं, इत्यादि इसके ये नाम। और इसका कारण क्या है कि जिस चांद्रमास में कोई सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, तो हम उसको अधिक मास मान लेते हैं, क्योंकि मास का नामकरण संक्रांति आधारित होता है। यदि सूर्य की संक्रांति हो रही अर्थात एक रात से दूसरे रात जा रहा, तो हम उसको एक मास मानते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो उसको हम अधिक मास मान लेते हैं और उसको मास का नाम नहीं देते हैं। और इसीलिए सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चांद्र मास की वृद्धि कर दी जाती है, और इसी को हम अधिक मास कहते हैं। अधिमास में 4 पक्ष होते हैं, शुद्ध कृष्ण पक्ष, अधिक शुक्ल पक्ष, अधिक कृष्ण पक्ष, फिर शुद्ध शुक्ल पक्ष। अधिमास में 4 पक्ष होते हैं। तो अधिमास हमेशा एक जो
रियल चांद्रमास होता है उसके बीच में पड़ता है। ध्यान दीजिए, ये 30 दिन जो पड़ेंगे, ये एक रियल का जो हमारा मास है चांद्रमास उसके बीच में पड़ते हैं, उसके बीच में पड़ते हैं। तो जो रियल वाला चांद्रमास है उसके 15 दिन को हम शुद्ध कृष्ण पक्ष कहेंगे। फिर उसके बाद अधिमास का अधिक शुक्ल पक्ष आ जाएगा, फिर उसी अधिमास का अधिक कृष्ण पक्ष आ जाएगा, फिर उसका आधा बस बचा हुआ चांद्रमास का जो रियल वाला है उसका जो कैलकुलेशन में है, जिसमें वाकई में सूर्य की संक्रांति हो रही है, उसका बचा हुआ शुद्ध शुक्ल पक्ष आ जाएगा। तो ये 4 पक्ष होते हैं जब अधिमास होता है। तो अधिमास इसीलिए लोग कहते हैं कि पूरा 2 महीने चल रहा, 2 महीने नहीं चल रहा। असल में जो शुद्ध चांद्रमास है वो 2 हिस्सों में बट गया, उसके बीच में अधिमास आ गया है। तो कितने अधिदिन अब तक हो चुके हैं, इसको ज्ञात करने के लिए बीती अमावस को आने वाली संक्रांति से घटा दें तो अधिदिन मिलते हैं। आप कभी भी, जैसे आज की डेट में आप जानना चाहते हैं कि कितने अधिदिन हो गए हैं, क्योंकि 3 साल के बाद, लगभग 32-33 महीने के बाद, 32 महीने 16 दिन के बाद एक अधिमास आता है, ये याद रखिए। उसकी गणना भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप 32.5 महीने मान लीजिए, तो 32.5 महीने के बाद अर्थात लगभग 3 साल के बाद ये आता है। अब जैसे आने के बाद 1 साल बीता, 6 महीने बीता या 2 साल बीता, और आप जानना चाहते हैं कि अब तक कितने दिन अधिमास के हो चुके, क्योंकि उसको तो फाइनली एक ही साथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसको निकालने के लिए कि कितने दिन अधिदिन अब तक हो चुके हैं, इसको ज्ञात करने के लिए बीती अमावस को आने वाली संक्रांति से घटा दे तो अधिदिन प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, बीती अमावस, अमावस का महत्व क्यों है? क्योंकि अमावस के दिन ही सूर्य चांद्र का मिलन माना जाता है, और इसके बाद इसी अमावस को ही तो न्यू मून कहते हैं। अब यहां से नया नया चंद्रमा का महीना शुरुआत हो जाएगा चांद्रमास की, इसीलिए उसे न्यू मून कहते हैं, इसलिए अमावस का महत्व है। तो बीती अमावस को आने वाली संक्रांति, आने वाले जब सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करे, आने वाली संक्रांति से घटा दें तो जो दिन मिलेंगे वही अधिदिन मिलते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 13/2/2023 संक्रांति आने वाली है। अभी फिलहाल जब ये नोट्स बनाया तब तक आने वाली थी, फिलहाल तो उस समय बीत चुका है। आप पिछले पंचांग में जाके चेक कर सकते हैं कि 13/2/2023 को संक्रांति थी, और उसके पहले ही जो अमावस बीती थी वो 21 जनवरी को बीती थी, 21 जनवरी 2023। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा 22 दिन आए, तो 22 अधिदिन 13 फरवरी 2023 तक बीत चुके हैं, 22 दिन, अर्थात 8 दिन और इसमें जुड़ जाए तो लगभग 30 दिन हो जाएगा। तो चांद्र का पूरा एक मास हो जाएगा। ये 8 दिन जुड़ने में अगले 8 महीने के बाद, ये फरवरी की बात है, तो 8 महीने जोड़ दें तो नवंबर के आसपास पड़ा होगा अधिमास 2023 में। आप देख सकते हैं इसको। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण 2। संक्रांति जो है 15 मार्च 2023 को पड़ी, और उससे जस्ट पहले जो बीती अमावस थी वो 20 फरवरी 2023 को पड़ी। अब कितने दिन हो गए? देखो 23 दिन। अर्थात इससे एक चीज पता चला कि जब हमने फरवरी जनवरी का अंतर लिया तो 22 दिन आया, मार्च फरवरी का अंतर लिया तो 23 आया, तो लमसम हर महीने एक अधिदिन बढ़ता है। ये 2 एग्जाम्पल हमने इसीलिए सॉल्व किए, हर महीने एक अधिदिन बढ़ता है। हम कह सकते हैं 23 अधिदिन 15 मार्च 2023 तक बीत चुके हैं, बचे 7 दिन अगले 7 मास में पूरे होंगे, अतः अक्टूबर 23 में अधिमास होगा। अब इस प्रश्न पत्र में दूसरा पार्ट जो था, दूसरा इसका हिस्सा बा, क्षय तिथि अवमदिन बताना था। तो जो अवमदिन होता है उसी को हम क्षय तिथि कहते हैं। अब ये क्षय तिथि सबको बहुत अच्छे से पता है कि क्षय तिथि क्या होती है। जब भी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच 3 तिथियां आ जाएं, तो उसमें जो बीच वाली तिथि होती है उसी का क्षय हो जाता, तथा वह क्षय तिथि के नाम से जानी जाती।
अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि कोई एक उदाहरण लेते हैं कि सूर्योदय 6:35 प्रातः है और द्वादशी चल रही है। ये यहाँ पे लगाया मैंने पंचांग, यहाँ पे देखिए द्वादशी चल रही है। द्वादश जो है ये दिन है, और इस दिन में द्वादशी चल रही है, और सूर्योदय 6:35 प्रातः है और द्वादशी चल रही है। परंतु सात ठीक बाद 7:42 प्रातः दूसरी तिथि त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। तो एक घटना बता रहे हैं कि द्वादशी लगी है, प्रातः 6:35 पे सूर्योदय हो रहा है, और जस्ट लगभग 1 घंटे सवा घंटे के बाद 7:42 पे दूसरी तिथि त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, जो दूसरे दिन प्रातः 5:22 तक ही रहती है, अर्थात दूसरे सूर्योदय से पूर्व तक चलती है और सूर्योदय से पहले ही वो खत्म हो जाती है। इस प्रकार दूसरे सूर्योदय के समय तीसरी तिथि चतुर्दशी चल रही है। तो आप समझ गए, सूर्योदय के वक्त जो भी तिथि होती है उसी को हम उस तिथि मानते हैं कि आज ये तिथि है। अब द्वादशी तिथि चल रही थी सूर्योदय के वक्त में, और सूर्योदय के 1 घंटे के बाद त्रयोदशी लग गई, और वो त्रयोदशी चली तो लेकिन अगले सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो गई, इसलिए अगला जो दिन का सूर्योदय था तब तक चतुर्दशी लग गई। तो देखा जाए त्रयोदशी का तो मान ही नहीं आया। तो इस प्रकार दूसरे सूर्योदय के समय तीसरी तिथि चतुर्दशी चल रही होगी। ऐसी स्थिति में दूसरी अर्थात बीच वाली तिथि का क्षय हो जाता है और वह क्षय तिथि कहलाती है। इस उदाहरण में त्रयोदशी क्षय तिथि आप देख सकते हो, 2 दिन हैं लेकिन तिथियां 3 नजर आ रही, 12, 13, 14, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। तो इसमें त्रयोदशी को छोटे अंकों में लिखा गया है, अर्थात उसका क्षय हो गया। तो आप पंचांग में डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, जिस दिन में 2 तिथियां लिखी हों और जो छोटे अक्षर में लिखी जाती है वो बीच में पड़ती है 2 तिथियों के, उसी का क्षय होता है। अब वो मदिन कहते हैं इसको दूसरे नाम से। अब इसका तीसरा प्रश्न है, सौर मास का सावनात्मान तथा सौर वर्ष, सावन वर्ष, सावन आदि, इनके बारे में बताना। तो सौर मास में कितने सावन दिन होते हैं इनको डिस्कस करना है। तो सौर मास क्या होता है, क्रमशः 2 सूर्योदय के अंतराल को सावन दिन कहते हैं। पहले तो सावन दिन जान लीजिए, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के अंतराल को सावन दिन। जनरली हर दिन आप देखते हैं, आज सूर्योदय हुआ कल फिर होगा, इसके अंतर को हम सावन दिन। और इस तरह एक सौर वर्ष में 365 सावन दिन, 15 घटी, 30 पल, 22 विपल और 30 प्रतिविपल होते हैं। ये याद रखिए, हम लोग इसको 365 सही 1/4 बोलते हैं, मतलब 365.25 एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू है हिंदी पंचांग के हिसाब 365 सावन दिन, 15 घटी, 30 पल, 22 विपल और 30 प्रति विपल होते हैं। इसका 12वां भाग सौर मास होता है, क्योंकि ये साल भर का है ना, और साल भर में 12 सौर मास होते हैं, इसका 12वां भाग सौर मास होता है, तथा 30 सावन दिनों का सावन मास होता है। यह हमने माना है कि जो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय ये एक सावन दिन हुआ, तो इस तरह के 30 सावन दिन को हम एक सावन मास कहते हैं। अब हमने जो 365 सावन दिन का एक सौर मास माना था, उससे अगर 12 से उसको भाग दे दें तो हमें एक सौर मास में कुल सावन दिन पता चल जाएंगे। तो एक सौर मास में कितने सावन दिन है, इसके लिए एक सौर वर्ष में जितने सावन दिन है उसको 12 से भाग दे देंगे। तो एक सौर वर्ष में कुल सावन दिन ये लिखा है 365, 15, 30, 22 और 30, ये लिख दिया हमने। इसको भाग दे दिया 12 से, तो 12 महीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जो कि आ रहा 30, 26, 17, 31। 30 सावन दिन है, 26 घटी है, 17 पल है, 31 विपल है। आप लमसम 30 मान लीजिए। तो यही आपका प्रश्न था कि एक सौर मास में कितने सावन दिन, तो आप लिख देना 30/26/17/31 और यूनिट लिख दीजिएगा। 30 यहाँ सावन दिन है, 26 घटी है, 17 पल है, 31 विपल है। यही पूछा गया प्रश्न पत्र में। अगला, इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो चौथा हिस्सा दा था, वो चांद्रमास का सावनात्मान बताना था। तो चांद्रमास क्या होता है, अमावस से अगली अमावस के अंतराल को चांद्रमास कहते हैं।
ये अमावस्या आई, अगली अमावस्या, तो इसको हम चांद्रमास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चांद्रमास में सूर्य 30 डिग्री चलता है एक चांद्रमास में, और चंद्रमा 360 धन 30 बराबर 390 डिग्री चलता है। हमने ऐसा क्यों बोला धन 30? क्योंकि जब सूर्य 30 डिग्री चला, सूर्य जब 30 डिग्री चला, चंद्रमा पूरा राउंड लेके उसको, पहली बात तो अपना पूरा राउंड कंप्लीट किया, उस जगह पे आया जहां पे उसने सूर्य को छोड़ा था, 360 डिग्री चंद्रमा घूम गया। पर जब चंद्रमा वहां पे पहुंचा तो देखा कि वहां तो सूर्य है ही नहीं, क्योंकि सूर्य उस दरमियान 30 डिग्री आगे चला गया। तो उसको पकड़ने के लिए चंद्रमा 30 डिग्री और आगे आया। तो कुल जब चंद्रमा 390 डिग्री चलता है तो अगला अमावस पड़ती है। तो एक अमावस से दूसरे अमावस चंद्रमा कितना चला? 390। सूर्य कितना चला एंगुलर वैल्यू में? 30 डिग्री। और इस दरमियान जो महीना व्यतीत हुआ उसको हम चांद्रमास कहते हैं। तो अमावस से अगली अमावस के अंतराल को चांद्रमास कहते हैं, या 29 दिन 31 घट 50 पल सावन दिनों की तुल्य होता है। तो इसका आंसर मिल गया आपका, 29 दिन होते हैं, 31 घटी, 60 घटी का एक दिन होता है, तो लगभग आप 29.5 दिन बोल दें इसे। तो एक चांद्रमास में 29.5 सावन दिन होते हैं। एक चांद्रमास और एक सूर्य मास का अंतर लगभग 54 घटी होता है। भाई जो चांद्रमास है वो 29.5 का है, और जो सूर्य मास है लगभग 30 का होता है, तो दोनों का अंतर 54 घटी के आसपास आता है। एक चांद्रमास और एक सूर्य मास का अंतर लगभग 54 घटी। यही हर महीने जुड़ते हुए लगभग 32 महीने 16 दिन, इतने में मतलब 32.16 मास में एक चांद्रमास के बराबर हो जाता है। यह अंतर आ रहा है ना, एक चांद्रमास और सूर्य मास में 54 घटी का अंतर होता है। तो ये जो अंतर आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा जुड़ते 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 एक चांद्रमास ज्यादा हो जाएगा। तो उसी को हम 32.5 महीने के बाद एक चांद्रमास के बराबर हो जाता है, अर्थात हर 32.5 मास के अंतर पर एक अधिमास पड़ता है। एक अधिमास हम जोड़ देते हैं। कैलकुलेशन बगल में दिया है। एक सौर मास में सावन दिन 30, 26, 17 आपने निकाल लिया। सौर मास उसमें 30 सावन दिन होते हैं और 26 अभी ऊपर के कैलकुलेशन में था। और एक चांद्रमास में सावन दिन होते हैं, 29 सावन दिन होते हैं, और 31 उसको पल विपल प्रतिपल में कर लेते हैं। घटी घटी पल विपल और प्रति विपल ये यूनिट है। तो ये 30, 26 दिन और घटी में है, 29 दिन 31 घटी। अब इसको घटा लेते हैं, तो घटाने पे जो मान आ रहा है, घटाने का तरीका यह है कि 26 में से एक कैरी इधर आएगा तो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और 60 और ये 17 को जोड़ देंगे, उसमें से 50 को घटाएंगे तो 27 बचा। तो इस तरह से 54 घटी और 27 पल ये अंतर आ गया एक सौर मास और चांद्रमास। यदि 54 घटी और 27 पल का अंतर आता है एक सौर मास में, तो 29, क्योंकि एक चांद्रमास का मान हमें निकालना कि इतने एक चांद्रमास में इस तरह के कितने डिफरेंस आ जाएंगे, तो 29, 31, 50 का अंतर आएगा। यूनिटरी लॉ एक एक नियम से निकालेंगे, तो 29, 31, 50 डिवाइडेड बाई 54, 27, तो आपको 32, 16 मिल जाएगा। अर्थात 32 सौर मास और 16 सावन दिन के बाद एक अधिमास पड़ेगा। अब अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न जो है, मध्यम भूपरिधि से क्या अभिप्राय है? मध्यम भूपरिधि से स्पष्ट भूपरिधि का ज्ञान किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको स्पष्ट करना है। 14 नंबर का प्रश्न है। उत्तर में क्या है? मध्यम भूपरिधि और स्पष्ट भूपरिधि भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इनका उपयोग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गणनाओं को सटीक बनाने के लिए किया जाता है। मध्यम भूपरिधि अर्थात मीन अर्थ सरकमफ्रेंस का अर्थ विषुवत रेखीय परिधि, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस से है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी के पोल पे अगर आप खड़े हो जाएं और आप कहें कि भाई इस समय यहाँ पे पोल पे कितना सरकमफ्रेंस है पृथ्वी का,
तो आप कहोगे भाई जीरो है, कि एग्जैक्ट पोल पे एक डॉट रख दो। ये उसी तरह से ग्लोब, अगर आप जो टेबल पे ग्लोब रखते हैं जहां घुमा रहे होते हैं, तो जिस दो नॉच में वो फंसा होता है उस नॉच का परिधि कितना है? अरे वो तो डॉट के बराबर है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। तो इसके मतलब उससे तो काम चलेगा नहीं। तो मध्यम या स्थिर या विषुवत रेखीय परिधि, सबसे ज्यादा परिधि कहां पे आती है? विषुवत रेखा पे, जहां पे अर्थ सबसे ज्यादा बल्ज या फूली हुई होती है और बीचों बीच पड़ता है। तो मध्यम भू परिधि, मीन अर्थ सरकमफ्रेंस, एकदम मध्यम बीच वाली जो जमीन की, पृथ्वी की परिधि है, अर्थात विषुवत रेखीय परिधि, उसी को हम इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस कहते हैं, मध्यम भू परिधि का। तो प्राचीन भारतीय ज्योतिष में इसे लंका देशीय परिधि या निरक्ष देशीय परिधि भी कहा जाता था, क्योंकि विषुवत रेखा लंका के पास से निकलती है। इसलिए लंका से पास होने वाली जो पृथ्वी पे अक्षांश की रेखा है, विषुवत रेखा है, उसकी परिधि अर्थात उसकी लंबाई, जहां से चलो वापस पूरा चक्कर पृथ्वी का लगा के आ जाओ, उस परिधि को हम मध्यम भू परिधि कहते हैं। तो प्राचीन भारतीय ज्योतिष में इसे लंका देशीय परिधि या निरक्ष देशीय परिधि भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का ठीक बीचों बीच जीरो अक्षांश या विषुवत रेखा की गोलाई की माप है। चूंकि विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घेरा सबसे अधिक होता है, इसे एक मानक या स्टैंडर्ड मानकर अन्य स्थानों की गणना की जाती है। अब सेकंड पॉइंट इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि मध्यम भूपरिधि से स्पष्ट भूपरिधि का ज्ञान। मध्यम भूपरिधि अगर आपको पता है तो स्पष्ट, मान लीजिए आप वहां से चल के 23 डिग्री पे पहुंच गए, विषुवत रेखा से 23 डिग्री ऊपर चले गए, अब उस जगह की परिधि कम हो जाएगी, 60 डिग्री चले जाएंगे, फिर 90 डिग्री चले जाएंगे, तो भूपरिधि सबसे कम छोटी डॉट के बराबर हो जाएगी। उसी को हम कहते हैं स्पष्ट मान। मतलब स्पष्ट मान, जहां पे हम स्थित हैं वहां का भूपरिधि निकालना। तो मध्यम की सहायता से स्पष्ट भूपरिधि का ज्ञान करना, ये ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसानी से आ जाता है। वहां से एक लंब डालें और आपको मध्यम भूपरिधि पहले से पता है, वहां से लंब डाला, आपको जो कर्ण मिलेगा वो स्पष्ट भूपरिधि। लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं करना, इसका प्राचीन जो वैदिक ज्योतिष का तरीका है उससे बताना। तो मध्यम भूपरिधि से स्पष्ट भूपरिधि का ज्ञान कैसे करेंगे? तो स्पष्ट भूपरिधि द ट्रू और लोकल सर्कमफ्रेंस का अर्थ है किसी विशिष्ट स्थान जैसे दिल्ली, काशी या आपका अपना शहर के अक्षांश पर पृथ्वी की गोलाई क्या है, वहां पे अगर एक चक्कर लगाएं तो कितना सर्कमफ्रेंस निकलेगा। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी का घेरा छोटा होता जाता है, इसलिए हर स्थान की स्पष्ट भूपरिधि अलग अलग होती है। मध्यम भूपरिधि से स्पष्ट भूपरिधि निकालने के लिए त्रिकोणमिति के अनुपात नियम का प्रयोग किया जाता है। गणना का सूत्र का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं? 4 स्टेप हैं। सबसे पहले अपने स्थान का अक्षांश या लैटिट्यूड ज्ञात करें, 90 में से अक्षांश घटाकर लंबांश या को लैटिट्यूड निकालें। क्योंकि 90 डिग्री का होता है ना, एक जब आप पृथ्वी को 4 भागों में बांटते हैं तो एक हिस्से का मान 90 डिग्री आता है, इसलिए 90 में से घटा रहे हैं। क्योंकि जो जीरो अक्षांश है वहां से मैक्सिमम अक्षांश 90 ही तो जाएगा, उसके बाद तो फिर से घटने लगेगा। तो मैक्सिमम 90 है, तो किसी भी अक्षांश वैल्यू को 90 में से घटाते हैं तो बचा हुआ लंबांश निकल आता है। अब बचा कितना, जैसे हम लोग नतांश और नतांश निकालते हैं, तो सबसे पहले अपने अक्षांश का, जहां पे आप खड़े हुए हैं वहां का अक्षांश ज्ञात करें, फिर उसको 90 में से अक्षांश को घटाकर लंबांश निकालें, इस लंबांश की ज्या या साइन निकालें, जिसे लंबज्या कहते हैं। अब मध्यम भूपरिधि को लंबज्या से गुणा करें और उसे त्रिज्या से भाग दे दें, तो जो फल प्राप्त होगा वही उस स्थान की स्पष्ट भूपरिधि होगी। तो जो भी हमने बोला उसका फार्मूला क्या बना? स्पष्ट भूपरिधि बराबर, अब ऊपर लिखेंगे मध्यम भूपरिधि गुणे लंबज्या, और इस पूरे गुणनफल को भाग देंगे त्रिज्या से, और आपको स्पष्ट भूपरिधि प्राप्त हो जाएगी। निष्कर्ष क्या निकलता है? ध्रुवों पर लंबज्या शून्य हो जाती है, इसलिए वहां स्पष्ट भूपरिधि भी शून्य हो जाती है। जबकि विषुवत रेखा पर लंबज्या और त्रिज्या बराबर होती है, इसलिए वहां पे स्पष्ट भूपरिधि और मध्यम भूपरिधि एक समान होती है। आप करके देख लें, आपको यही आंसर मिलेगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित को स्पष्ट करना है। 4 पार्ट हैं इसके। दृग्वृत्त, विक्षेप, क्रांति और अक्षांश को आपको स्पष्ट करना है, बताना, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए सबसे पहले दृग्वृत्त के बारे में बात करते हैं।
दीर्घवृत्त क्या होता है, इसको इंग्लिश में वर्टिकल सर्किल कहते हैं। खगोल शास्त्र और भारतीय ज्योतिष की एक मौलिक अवधारणा है, जो कि एक ऐसा वृत्त या सर्कुलर पथ है जो आकाश में दर्शक के ठीक ऊपर, ठीक सर के ऊपर स्थित खमध्य अर्थात जेनिथ, और जो दर्शक है उसके ठीक नीचे स्थित अधो बिंदु या नादिर से होकर गुजरता है। आप पृथ्वी में देख लें, आप जैसे यहाँ पे खड़े हैं तो आपके सर के ऊपर जेनिथ होता है, ऊर्ध्व या शिरोबिंदु होता है, और आपके ठीक पैरों के नीचे नादिर या अधो बिंदु या पाताल होता है। इन दोनों स्थानों से गुजरने वाला जो वृत्त होता है वो वर्टिकल वृत्त आपका दीर्घवृत्त कहलाता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खमध्य से संबंध। दीर्घवृत्त हमेशा आपके सर के ठीक ऊपर वाले बिंदु खमध्य अर्थात जेनिथ से शुरू होकर क्षितिज को काटता हुआ नीचे अधो बिंदु नादिर तक जाता है। तो खमध्य अर्थात ऊर्ध्व बिंदु या शिरोबिंद आपके सर के ऊपर से, ये यहीं पर यामोत्तर लंघन होता है, यहीं पे सूर्य आपके ठीक सर के ऊपर जब मेरिडियन को लांघता है तो 2 मिनट का समय लेता है। 2 मिनट तक आपकी कोई परछाई नहीं बनेगी, एकदम सूर्य ऊपर रहेगा। इसको कहते हैं याम्योत्तर लंघन, और उसके तुरंत 2 मिनट के बाद फिर से परछाई बनने लगती। तो दीर्घवृत्त हमेशा आपके सर के ठीक ऊपर वाले बिंदु पर होता है, और यहां से याम्योत्तर लंघन के बाद नीचे उतरने पे फिर से आपको होराइजन क्षितिज मिलेगा। उसको क्रॉस करके आप फिर नीचे पाताल में नादिर में चले जाएंगे, अधो बिंदु या पाताल कहते हैं, और वापस एक चक्कर लगा के फिर से क्षितिज से आप निकलेंगे और वापस जेनिथ पे जाएंगे। तो दीर्घवृत्त हमेशा आपके सर के ठीक ऊपर वाले बिंदु खमध्य जेनिथ से शुरू होकर क्षितिज को काटता हुआ नीचे अधो बिंदु या नादिर तक जाता है और फिर वापस ऊपर आता है, या आकाश को लंबवत या वर्टिकली विभाजित करता है। इसका दूसरा संबंध क्या है? अनंत संख्या। चूंकि खमध्य एक बिंदु है, हम उससे गुजरते हुए अनंत वृत्तों की कल्पना कर सकते हैं। जिस तरह संतरे के ऊपर और नीचे के बिंदुओं को जोड़ने वाली कई रेखाएं हो सकती हैं, वैसे ही आकाश में अनंत दीर्घवृत्त हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपके सर के ऊपर हमने एक गोला ऐसे कर दिया, एक गोला इधर से बना सकते हैं, अनंत गोले बना सकते हैं, वो सब सर और पैर के नीचे पास होंगे। तो अनंत संख्या हो सकती है दीर्घवृत्त की। इसका उपयोग हम क्या करते हैं? नतांश और उन्नतांश को निकालने के लिए। दीर्घवृत्त का मुख्य उपयोग किसी खगोलीय पिंड जैसे सूर्य या तारा की ऊंचाई मापने के लिए होता है। उन्नतांश या अल्टीट्यूड, क्षितिज या होराइजन से उस पिंड की कोणीय ऊंचाई होती है। जैसे यहाँ पे ये पी नाम का एक तारा है, तो एन से पी तक कितने डिग्री ये ऊपर है, यही इसका उन्नतांश हुआ। तो नतांश क्या हुआ? अब इस ग्रह से शिरोबंदी की दूरी नतांश होगी। तो अगर आपको उन्नतांश मालूम है तो 90 में से उन्नतांश घटा दें तो बची दूरी ही नतांश होगी, क्योंकि टोटल या एन पॉइंट से जेड तक 90 डिग्री तो है। क्योंकि एक वृत्त में टोटल 360 होते हैं, इसके 4 हिस्से की, तो 90 90 आए। तो इस 90 में से जो विषुवत रेखा से ग्रह तक की दूरी उन्नतांश है, तो बची हुई नतांश है। तो नतांश या जेनिथ डिस्टेंस खमध्य जेनिथ से उस पिंड की कोणीय दूरी, या जेनिथ से उस तारे की दूरी को हम कोणीय दूरी को नतांश कहते हैं। और इन दोनों का योग हमेशा 90 होता है, क्योंकि 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसी 90 के अंदर ही नतांश और नतांश है। एक्चुअली में कोई भी ग्रह जब किसी पोजीशन पे होता है तो इस पूरे 90 डिग्री को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। जो हिस्सा विषुवत रेखा की तरफ है वो उन्नतांश, और जो ऊपर शिरोबिंदु की तरफ है वो नतांश। इसका बी पार्ट है प्रश्न नंबर 9 का, विक्षेप बताना। विक्षेप को ही आकाशीय अक्षांश भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी पे अक्षांश होता है, तो पृथ्वी को बड़े आकार की मान लें या पृथ्वी को हम ब्रह्मांड मान लें, तो वो जो अक्षांश होगा उसे हम आकाशीय अक्षांश कहते हैं, उसे हम सेलेस्टियल लैटिट्यूड कहते हैं, उसी को हम सर के नाम से जानते हैं। और वहां से जो लंब डाला जाता है उसे हम विक्षेप कहते हैं। तो चलिए, इसी आकाशीय अक्षांश के बराबर तो विक्षेप नहीं होता, पर हाँ, वहां से जो लंब डालते हैं वही विक्षेप होता है। तो इसी प्रकार ग्रह से लंबपात या विक्षेपपात की कोणीय दूरी ग्रह का आकाशीय अक्षांश सर या विक्षेप सेलेस्टियल लैटिट्यूड है। और यह ग्रह की स्थिति के अनुसार उत्तर से रवि मार्ग पर पड़ने वाला लंब है। यह लंब रवि मार्ग या ग्रह की उत्तरी या दक्षिणी स्थिति के अनुसार उत्तर या दक्षिण दिशा हो। तो जैसे ये यहाँ पे एक स्टार है, उस स्टार से जब हमने इक्लिप्टिक क्रांति वृत्त पर लंब डाला तो इसी को हम सर, विक्षेप या सेलेस्टियल लैटिट्यूड है। अब क्योंकि क्रांति वृत्त
और जितने नवग्रह हैं क्रांति वृत्त से या तो 8 डिग्री ऊपर या तो 8 डिग्री नीचे रहते हैं। तो सभी ग्रहों की अगर हम बात करें तो उनका मान कभी भी, सर का मान 8 डिग्री उत्तर या 8 डिग्री दक्षिण से ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक। हाँ, तारों की बात करें तो जा सकता है, क्योंकि ग्रहों के अलावा जो तारे हैं वो तो कुछ तो पोल स्टार भी कहलाते हैं, तो उनका तो सर अलग हो जाएगा। लेकिन ग्रह स्पेशली 16 डिग्री चौड़े पट्टा, जो कि पट्टा आधा इक्लिप्टिक के ऊपर और आधा नीचे है, सारे ग्रह उसी में है। इसीलिए 8 डिग्री उत्तर या 8 डिग्री नीचे ही आपका सर मिलेगा, विक्षेप मिलेगा। तो ज्योतिषी को रुचि के अनुसार ये 8-8 अर्थात 16 इंच की चौड़ी पट्टी पे ही सारे ग्रह होते हैं। इसीलिए विक्षेप कभी भी 8 अंश से ज्यादा नहीं होता है, 8 उत्तर या 8 दक्षिण ही मिलेगा। अब क्रांति क्या होती है? क्रांति या डिक्लिनेशन खगोल शास्त्र में एक कोणीय माप है जो यह बताती है कि कोई खगोलीय पिंड, सूर्य या तारा, खगोलीय विषुवत वृत्त से कितना उत्तर या दक्षिण में स्थित है। इसे सरल भाषा में खगोलीय अक्षांश भी कह सकते हैं, सेलेस्टियल लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्रांति की परिभाषा और विवरण। यह कोणीय दूरी खगोलीय विषुवत रेखा सेलेस्टियल इक्वेटर से मापी जाती है। उत्तर में इसे प्लस से डिनोट करते हैं। यदि पिंड विषुवत रेखा के उत्तर में है तो क्रांति धनात्मक होती है। यदि ये पिंड विषुवत रेखा के दक्षिण में है तो क्रांति ऋणात्मक या निगेटिव होती है। इसे दक्षिण क्रांति कहते हैं। अब आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्रांति का मान सभी तारों का अलग अलग होता है। अब क्रांति वृत्त से निकालते हैं कि वो तारा से क्रांति पे हम एक लंब डालते हैं तो उससे हम क्रांति मिल जाती है। इसका रेंज हम कैसे, क्रांति का मान 0 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, क्रांति वृत्त से लेके पोल तक जा सकता है, कदम्ब तक जा सकता है, तो इसका क्रांतिक मान 0 से 90 के बीच होता है। खगोलीय विषुवत रेखा पे क्रांति 0 होती है, क्योंकि विषुवत रेखा पे ही अगर क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त दोनों मिल जाएं तो हम कहते हैं वहां पे क्रांति 0 है। उसी को संपात बिंदु भी कहते हैं। तो खगोलीय विषुवत रेखा पर क्रांति 0। उत्तरी खगोलीय ध्रुव पे ये मैक्सिमम +90 होगी, दक्षिण खगोलीय ध्रुव पे -90 होगी, क्योंकि दिशा बदल गई ना। मान तो 90 उतना ही है, पर दिशा बदल गई। उत्तर को प्लस से और दक्षिण को माइनस से करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये क्रांति वृत्त है और सेलेस्टियल इक्वेटर और इक्लिप्टिक दोनों के एक दूसरे को काट रहे हैं जहां पे, तो उनके बीच का अंतर 23.5 डिग्री, ये सूर्य की क्रांति बता रहा है। इसी तरह से पृथ्वी का जो विषुवत रेखा सेलेस्टियल इक्वेटर है, उसी के मतलब पृथ्वी के विषुवत रेखा के पैरेलल में ही सेलेस्टियल इक्वेटर है। जैसे सूर्य इक्लिप्टिक चलता है, उसलिए हर तारे का अपना एक पाथ होगा। वो सेलेस्टियल इक्वेटर को जितने पे काटेगा, उस एंगल को हम उस तारे के लिए पृथ्वी के सापेक्ष में उसकी क्रांति का मान कहेंगे। तो इसमें इसलिए सूर्य की क्रांति क्या है? सोलर डिक्लिनेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण सूर्य की क्रांति पूरे वर्ष बदलती रहती है और मैक्सिमम 23.5 तक ही जाएगी। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, तब उसकी क्रांति 0 होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्रांति वृत्त पे चलते हुए यहां पे आ गया और पृथ्वी का पथ भी वही है। अब दोनों एक जगह हो गए, सूर्य और पृथ्वी आमने सामने हो गए, तो अब उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उस दिन क्रांति का मान 0 होता है। तो इक्विनॉक्सिस पे 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास सूर्य विषुवत रेखा पर होता है और तब उसकी क्रांति 0 होती है। क्रांति का मान 0 होने पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं, अर्थात इन दिनों में दिन और रात बराबर होंगे। और इसके ठीक 90 डिग्री चलने के बाद, 90 डिग्री चलेगा कितना? पूरे साल का चौथाई भाग, मतलब 365 को 4 से डिवाइड कर दो, जितने दिन आएंगे उतने दिन के बाद ये अपने मैक्सिमम मान पे होगा। इसीलिए 21 मार्च के बाद 22 जून को ये अपने मैक्सिमम मान 23.5 डिग्री पे आ जाता है। और फिर उतने ही दिन के बाद तब तक आधा साल बीत जाएगा, क्योंकि 2/4 जुड़ेंगे, आधा साल हो जाएगा। तो 23 सितंबर आएगा, फिर से 0 क्रांति का मान। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास सूर्य विषुवत रेखा पर, तब उसकी क्रांति 0 होती है।
और इसी को हम बसंत संपात वर्नल इक्विनॉक्स या शरद संपात ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। अयनांत, इसका उपयोग सोलस्टाइस निकालने के लिए हम बता दिए हैं अभी भी आपको कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत सूर्य की क्रांति अधिकतम 23.5 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री उत्तर होती है, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत सूर्य की क्रांति न्यूनतम माइनस 23.5 डिग्री दक्षिण होती है। उपयोग क्या होता है क्रांति का? उपयोग विषुवांश या राइट असेंशन के साथ मिलाकर आकाश में किसी भी तारे या ग्रह की सटीक स्थिति बताने के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर किसी स्थान के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग होता है। अब इस प्रश्न में अक्षांश भी पूछा गया, तो अक्षांश क्या होता है? एक ग्रह या तारे की खगोलीय स्थिति को निर्धारित करने के लिए रवि मार्ग अर्थात क्रांति वृत्त के उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ग्रह से गुजरते हुए एक चाप से इस तरह से मिलाएं कि रवि मार्ग को समकोण या राइट एंगल पर काटे, तो आपको जो आंसर मिलेंगे वो दो चीजें मिलेंगी, भोगांश देशांतर या सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड। रवि मार्ग पर बसंत संपात से ग्रह के लंबपात की दूरी ग्रह का भोगांश या खगोलीय देशांतर है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे स्टार है और स्टार से हमने इक्लिप्टिक क्रांति वृत्त पे लंब डाला, तो जहां पे लंब का पाद है, पैर है, वहां से सोलेस्टाइस अर्थात वर्नल इक्विनॉक्स की दूरी, इसी को भोगांश या सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जहां से स्टार की ऊंचाई, जहां पे ये पाद गिरा है अर्थात विक्षेप गिरा है, वहां से इसकी तारे की ऊंचाई को हम सर आकाशीय अक्षांश या सेलेस्टियल लैटिट्यूड कहते हैं, अभी जस्ट पढ़ाया था। तो आकाशीय अक्षांश सर या सेलेस्टियल लैटिट्यूड क्या है? इसी प्रकार ग्रह से लंबपात की कोई दूरी ग्रह का आकाशीय अक्षांश सर या विक्षेप कहलाता है, और यह ग्रह की स्थिति के अनुसार उत्तर से रवि मार्ग पर पड़ने वाला लंब है, या लंब रवि मार्ग या ग्रह की उत्तरी या दक्षिणी स्थिति के अनुसार उत्तर या दक्षिण सा। 10वां और अंतिम प्रश्न 2025 का, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में स्पर्श और मोक्ष की दिशा का सुपपत्तिक उल्लेख कीजिए। सुपपत्तिक मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका देना है कि जो स्पर्श करता है या जब मोक्ष को प्राप्त होता है अर्थात ग्रहण से मुक्त होता है, उस समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दिशा हम क्या कहते हैं? दोनों ही घटनाएं चंद्र से संबंधित हैं। एक में चंद्रमा ग्रह का कारक बन रहा है, एक में चंद्रमा पे ग्रहण पड़ रहा है। उत्तर में क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में स्पर्श अर्थात शुरुआत और मोक्ष अर्थात समाप्ति की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। पहली बात तो याद रखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इनके स्पर्श और मोक्ष की दिशाएं भी एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्या होती है उसको हम टेबल में समझा देते हैं। स्पर्श और मोक्ष की दिशाएं, 4 कॉलम बनाए हैं हमने। ग्रहण का प्रकार, स्पर्श, मोक्ष और कारक या लॉजिक क्या है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जो स्पर्श अर्थात ग्रहण सूर्य ग्रहण की शुरुआत होती है वो पश्चिम से, चंद्रमा के पश्चिम, और मोक्ष कब मिलता है? पूर्व, चंद्रमा के पूर्व से। और ऐसा कारण क्या है? पश्चिम और पूर्व, चंद्रमा पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सूर्य को ढकता है, अर्थात चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो एक्चुअली में पृथ्वी का चक्कर जब पश्चिम की ओर लगाता है तब जाके सूर्य को ढकता है। चंद्रमा पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सूर्य को ढकता है। चंद्र ग्रहण में ये इसका उल्टा होगा, इस बार चंद्रमा का पूर्वी भाग स्पर्श करेगा और मोक्ष इसलिए पश्चिमी भाग से मिलेगा। तो चंद्रमा पूर्व की ओर बढ़ रहा है, इसलिए वापस चंद्रमा आ रहा है पृथ्वी की तरफ। तो चंद्रमा पूर्व की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी की छाया, जिसे हम भूभा कहते हैं, उस छाया में प्रवेश करता है। इसी को राहु का हम बिंबमान भी कहते हैं, ठीक, भूभा बिंबमान या राहु मान कहते हैं। चलिए इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। डायग्राम बहुत जरूरी है। सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है नीले रंग में, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे हमेशा नीली रंग की नजर आती है, और सूर्य तो लाल रंग का ही नजर आता है अग्नि के कारण। और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश तो है नहीं और ना ही कोई गैस है, इसलिए आप उसको ग्रे कलर से बना सकते। तो ये सूर्य है, सूर्य से रोशनी निकल रही है, तो पृथ्वी से टकराने के बाद ये कोन जो बन रहा है, इसी कोन को हम भूभा कहते हैं। भूभा का बिंब अगर हम यहाँ कहें तो इसकी भूभा व्यास या भूभा बिंब इतना है, और ये दूरी के हिसाब से घटता चला जाता है।
यहाँ पे जाके भूभाग का बिंब या चौड़ाई उसकी बहुत कम हो जाती है, और एक दूरी ऐसी भी आती है कि भूभाग एक पॉइंट के फॉर्म में होता है, अर्थात राहु का मान वहां लगभग 0 हो जाता है और उसके बाद होता ही नहीं है। अगर उसके बाद एक चंद्रमा या कोई चीज आएगा तो ग्रहण नहीं पड़ेगा। चलिए, कभी कभी चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्रमा की स्थिति, जब चंद्रमा पृथ्वी और उस भूभाग को क्रॉस करता है, पृथ्वी की छाया को क्रॉस करता है, तब छाया उस पर पड़ती है और इसके कारण हम इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप ध्यान दें कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके दाहिने साइड में हम पूर्व दिशा मानते हैं। जैसे कि आप भारत में बैठे हैं तो दाहिने तरफ आपको जापान मिलता है, जिसको हम पूर्व सूर्योदय का देश कहते हैं, और पश्चिम पाश्चात्य देश इंग्लैंड और यूरोप वगैरह। उसी तरह से यहां इस डायग्राम में देखें, पृथ्वी आपका केंद्र है, तो पृथ्वी के पूर्व दिशा में दाहिने हाथ की तरफ जब चंद्रमा जाता है तो ये कह रहा है चंद्रमा पूर्वाभिमुख है, इसलिए चंद्रमा का ऊपरी वाला हिस्सा पूर्व कहलाएगा। और ये जब छाया को टच करेगा तो हम कहेंगे चंद्रमा के पूर्वी भाग ने उस छाया को स्पर्श किया तो ग्रहण काल शुरू हो गया। तो चंद्र ग्रहण में स्पर्श पूर्व दिशा से होता है, और चंद्र ग्रहण में ही मोक्ष पश्चिम से होता है, क्योंकि चंद्रमा पूरा निकलने के बाद पूर्व दिशा सबसे पहले निकलेगी और फिर पश्चिम एकदम लास्ट में मोक्ष को प्राप्ति होता है, मतलब मुक्ति मिल जाए। अब चंद्रमा दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, अब पूर्वाभिमुख हो, सॉरी पश्चिमाभिमुख हो गया, पश्चिम की तरफ जा रहा है। इसलिए चंद्रमा का पश्चिम वाला हिस्सा जब सूर्य पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य पे एक धब्बा नजर आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में स्पर्श पश्चिम के कारण होता है। चंद्रमा का पश्चिम हिस्सा जब टच करता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है, और पश्चिम के बाद धीमे धीमे बढ़ते हुए चंद्रमा का पश्चिम भाग सबसे पहले ग्रहण से बाहर निकलेगा, तो मोक्ष की प्राप्ति चंद्रमा के पूर्वी भाग के कारण होगा। तो सूर्य ग्रहण के केस में मोक्ष की प्राप्ति पूर्वी भाग से होती है। तो ये डायग्राम में हमने समझाया। अब इसकी सोपपत्तिक अर्थात साइंटिफिक रीजनिंग बताने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स सिद्धांत क्या है? सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और इसकी गति, आकाश में चंद्रमा की गति सूर्य से बहुत तेज होती है। चंद्रमा 13 डिग्री चलता है प्रतिदिन, सूर्य 1 डिग्री चलता है, दोनों का अंतर्मान 12 डिग्री आया, और इसलिए 390 डिग्री को जब 12 से भाग देंगे तो आपको दिन आ जाएंगे, एक एक दिन। इसी को हम तिथियां कहते हैं। तिथि निकालने का तरीका यही है। दृश्य, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा पश्चिम दिशा से तेजी से आता है और धीरे चल रहे सूर्य को पीछे से पकड़ता है। परिणाम क्या होता है इसका? स्पर्श। चूंकि चंद्रमा पूर्व से पश्चिम आ रहा है, वह सूर्य के पश्चिमी किनारे को पहले छूता है, इसलिए स्पर्श सूर्य के पश्चिमी किनारे और चंद्रमा पूर्व से की तरफ से आ रहा है। और मोक्ष की प्राप्ति, सूर्य को पार करते हुए चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर निकल जाता है, इसलिए सूर्य का पूर्वी किनारा अंत में मुक्त होता है। तो यह हमने सूर्य ग्रहण में बताया कि सूर्य ग्रहण में स्पर्श की शुरुआत, ये टेबल से भी हमने बता दिया था, सूर्य ग्रहण में स्पर्श अर्थात शुरुआत पश्चिम और मोक्ष पूर्व से। चंद्र ग्रहण में यही उल्टा हो जाएगा, पूर्व और पश्चिम। वही हमने यहाँ पे बताया। अब चंद्र ग्रहण के देख लिए सिद्धांत क्या है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। स्थिति क्या है? पृथ्वी की छाया सूर्य के ठीक विपरीत होती है और यह भी सूर्य की तरह धीमी गति से चलती है। गति क्या है? चंद्रमा अपनी तेज गति से पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है और पृथ्वी की छाया की ओर बढ़ता है। स्पर्श कब होगा? चंद्रमा का पूर्वी भाग सबसे पहले छाया में प्रवेश करता है, इसलिए चंद्रमा हमेशा चंद्रमा के पूर्वी भाग से शुरू होता है। मोक्ष, जब चंद्रमा छाया से बाहर निकलता है तो उसका पश्चिमी भाग सबसे पहले सबसे अंत में छाया से मुक्त होता है। तो इस तरह से हमने आपको 2025 का पूरा प्रश्न पत्र गोल ज्योतिर्गणित का सॉल्व करा दिया है। इसको 2 हिस्से में हमने सॉल्व कराया है। पार्ट 1 में 1 से 5, पार्ट 2 में 6 से 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद मित्रों।